Hi guys, good morning. I'm Mohammad Naushad, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. आपका दोस्त एंड होस्ट। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक अपने नए वीडियो के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष। सो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाई वी डू आयुष, आयुष हम क्यों करें, आयुष क्या है। उसके बाद इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आयुष का जल्दी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, आयुष के जितने मॉड्यूल्स हैं, जितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं उस पर। सो इस मॉड्यूल में जो आज मैं वीडियो देने जा रहा हूँ, उस वीडियो पर हम ये जानेंगे, सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष, आयुष में कौन कौन सा मॉड्यूल हमें पढ़ने हैं एंड इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, और उस मॉड्यूल्स में एक ट्रेनर को क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, या फिर एक ट्रेनिंग है तो उसे क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट मॉड्यूल अगर हम जानें तो पहले जान लें कि वर्जन, वर्जन 5.0 चल रहा है, इसमें 7 मॉड्यूल हमें पढ़ना है। इससे पहले जो वर्जन चल रहा था 4.0, जिसमें हम 8 मॉड्यूल पढ़ रहे थे। तो 7 मॉड्यूल में पहला सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है वो है दैट इज मैनेजिंग सेफली। सो इसमें की लर्निंग पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना है वो है व्हाई वी मैनेज सेफली, एंड सेकेंड है हमारा एज ए मैनेजमेंट, एज ए मैनेजर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फर्स्ट जैसे हम समझते हैं कि व्हाई वी मैनेज सेफली, सो इसमें हम जानते हैं, आयुष ने बताया है कि अगर हम साइट पर सेफ्टी मैनेज नहीं करें तो क्या होगा। सो इसको कैटेगराइज करके 3 कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट मोरल लॉस होगा, सेकंड लीगल लॉस होगा, थर्ड फाइनेंशियल लॉस होगा। सो इसको जानेंगे हम जब मॉड्यूल 1 में वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिटेल्स में जानूंगा। और थोड़ा डिटेल मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें व्हाट इज सेफ्टी उसमें है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सो इसी मॉड्यूल 1 में हम ये भी जानेंगे कि एक मैनेजर या फिर एक मैनेजमेंट की टीम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी एंड जवाबदेही दोनों बनती है साइट की सेफ्टी को लेकर, तो वो क्या होगा। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें है, जिसे कहते हैं असेसिंग रिस्क। सो असेसिंग रिस्क में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क है क्या। सो रिस्क की डेफिनेशन, सो रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड सिवियरिटी ऑफ रिस्क। तो डिटेल्स में हम जानेंगे इसकी जब हम मॉड्यूल बनाएंगे वीडियो, स्पेशली मॉड्यूल 2 पर। और इसी में हम जानते हैं जो की लर्निंग पॉइंट्स आगे है वही है व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट क्या है एंड हाउ टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट इज आल्सो अ documented and the legal and also a systematic examination of particular that work activity and find out the hidden hazard। सो अलग अलग बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। तो आयुष ने बताया 6 स्टेप रिस्क असेसमेंट को फॉलो करने के लिए। तो पहला स्टेप है, उसने बताया आयुष ने, लिस्ट द वर्क टास्क। लिस्ट द वर्क टास्क में मतलब कि इसमें हमें 4 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, पीपल, कौन कौन से लोग इस एक्टिविटी में शामिल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इट मीन्स पीपल, पीपल में कोई भी हो सकता है, वर्कर, विजिटर, मैन्युफैक्चरर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, कोई भी जो उस जगह मौजूद है, या फिर सेफ्टी ऑफिसर। बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर सेफ्टी ऑफिसर साइट पर गया, अभी आई मीन 4 और 5 मंथ बिफोर एक एक्सीडेंट हुआ था एलएनटी में, जहां सेफ्टी ऑफिसर की भी डेथ हुई थी। सो रिस्क असेसमेंट में हमें अपने आप को भी काउंट करना है। उसके बाद इसमें बात करें एक्टिविटी की, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, तो हर एक्टिविटी का अलग अलग रिस्क असेसमेंट बनता है। उसके बाद बात करेंगे लोकेशन। सो लोकेशन चेंज, रिस्क चेंज। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर काम करता हूँ तो अलग उसका रिस्क उसका होगा, एंड फर्स्ट फ्लोर और हायर बिल्डिंग्स को, हाई राइज बिल्डिंग को, तो अलग उसका सेंसिटिविटी होगी रिस्क की। उसके बाद बात करें इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें शामिल हो रहे हैं। सो आपको पता है पीपल चेंज, रिस्क चेंज, इक्विपमेंट चेंज, रिस्क चेंज, लोकेशन चेंज, रिस्क चेंज, एक्टिविटी चेंज, रिस्क चेंज। तो लिस्ट द वर्क टास्क। उसके बाद जब ये लिस्ट आपका बन जाता है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, वो ये है आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड। सो आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड मतलब उस पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी के साथ कौन से हैजार्ड हो सकते हैं। सो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग हैजार्ड हैं, हाइट के लिए अलग है, एक्सकेवेशन के लिए अलग है, कन्फाइंड स्पेस के लिए अलग है। उसके बाद हु आर गोइंग टू हार्म। सो किन किन लोगों के लिए ये नुकसान करेगा। ऑफकोर्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी इस वर्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको ये हार्म कर सकता है, उनके ये हैजार्ड पहुंच सकती है। उसके बाद हाउ माइट बी दे हार्म, सो कैसे नुकसान होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका रिस्क असेसमेंट का थर्ड स्टेप है एस्टिमेट द रिस्क। सो एस्टिमेट द रिस्क मीन्स रिस्क को एस्टिमेट करना है। फिर हम बेसिक पर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी ऑफ रिस्क। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस क्या है, लाइक्लीहुड क्या है रिस्क का। उसके बाद सिवियरिटी मतलब आउटकम, रिजल्ट क्या हो सकता है। इसको
अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मैट्रिक्स बना हुआ, कहीं 3 स्किल मैट्रिक्स बना हुआ रिस्क मैट्रिक्स, कहीं 5 स्किल रिस्क मैट्रिक्स, कहीं 10 स्किल रिस्क मैट्रिक्स। तो जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हैज़ार्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो वहाँ 3 स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे हमारा या तो रिस्क जो होगा वो माइनर होगा, फिर मीडियम होगा एंड देन हाई होगा, उसे हमें समझना होगा। उसके बाद जब एस्टिमेट कर लेते हैं फिर इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट हमें रिस्क को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिबिलिटी। सो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे इस मॉड्यूल सेकंड की, तो उसमें असेसमेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं, कैसे कैलकुलेशन इसका होता है। उसके बाद इसमें जब हम एस्टिमेट कर लेते हैं तो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, वट एवर यू caught on the site during the assessment, like people कौन है, एक्टिविटी कौन है, लोकेशन क्या है, इक्विपमेंट कौन सा, सारे को मेंशन करना होगा, डेट, टाइम एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से हैजार्ड हैं एंड ये सारे कौन रिस्क असेसमेंट कैरी आउट कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें डालना पड़ता है असेसमेंट में। देन सिक्स स्टेप ऑफ असेसमेंट है दैट इज रिव्यू। सो रिव्यू थंब रूल है, 1 ईयर में होता है, बट एक कंडीशन अप्लाई है, वो ये है कि एनीथिंग चेंजेस इन दैट मैनर लाइक पीपल, एक्टिविटी, लोकेशंस एंड इक्विपमेंट, देन यू हैव टू रिव्यू। सो रिव्यू के लिए एक तो ईयर का होता ही है, 1 ईयर का रिव्यू करते हैं, बट उसके बीच में अगर कोई चेंजेस होता है इन 4 में तो फिर से मुझे रिव्यू करने की जरूरत है। दैट इज सेकेंड, दैट इज मॉड्यूल्स ऑफ दैट IOSMS। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। सो कंट्रोलिंग द रिस्क। सो वंस वी गेट the hazard, then now we have to control the risk. So control the risk, इसमें key learning points मिलेंगे आपको, 2 हैं। पहला that minimize, how to minimize the risk, and then second इसी key learning points में how to apply the different, it means 5 risk control system on that particular work or activity. So we have the 5 step risk control, जिसे hierarchy of control भी कहते हैं। So first eliminate the hazard, second है mitigate the hazard, and जिसे minimize भी कहते हैं, third prevent coming into contact to workers, and then this hazard, जिसे बहुत जगह पर इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कहते हैं। उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मीन्स SSOW, और बहुत जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कहते हैं। देन फाइनली लास्ट है PPs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑल्दो वी ऑलवेज फोकस फर्स्ट PPs। सो मैं बात करूंगा इस मॉड्यूल, जब हम थर्ड पढ़ेंगे मॉड्यूल्स उसमें हम जानेंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट क्या कहता है आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करते हैं एंड ब्रीचेस होता है लॉज का, सो लीगल केसेस बनेंगे। जैसे लीगल केसेस में क्रिमिनल केसेस एंड दैट इज सिविल केसेस। सो क्रिमिनल केसेस में क्या आउटकम होगा, सिविल केसेस में क्या आउटकम होगा, एंड एक्ट क्या कहती है आपको इसके बारे में, और क्या क्या प्रोविजंस है, ये सारे पढ़ेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल्स है दैट इज आई थिंक वो मॉड्यूल्स है लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड का मतलब हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई कॉमन हैजार्ड। कॉमन हैजार्ड का मतलब हो गया फायर, इलेक्ट्रिक्यूशन, एक्सकेवेशन हैजार्ड, एंड लाइक फॉल हैजार्ड एंड स्लिप एंड ट्रिप, वाइब्रेशंस, नॉइज, एंड देन बायोलॉजिकल हैजार्ड, some kind of like lightning hazard, environmental hazard। ये सारे जो हैजार्ड है इसको हम कॉमन भी कह सकते हैं, जो डेली लाइफ में मिल सकते हैं। इसको ऐसा समझ ले, काफ़ी इजी वे में आयुष ने समझाया है ऐसे, तो इसे हम जानेंगे। एंड साथ में इसी मॉड्यूल में हमें की लर्निंग पॉइंट जो है वो ये भी है कि हाउ टू कंट्रोल दीज हैजार्ड, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज हाउ टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट इंसिडेंट। सो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंसिडेंट का, एक्सीडेंट का, और जब हम एक्सीडेंट और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसका स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम क्यों करते हैं सबसे पहले तो ये जानेंगे इसमें, व्हाई वी डू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट्स, एंड ऑल्दो वी नो वी अप्लाई द लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ हैजर्ड, बट अगेन एक्सीडेंट्स हैपन। सो एक्सीडेंट हुआ तो उसे फॉर द फ्यूचर्स में दोबारा ना हो, तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी बिहाइंड दैट। सो हम एक करके पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
सो इसमें हम ये जानेंगे। तो उसके बाद इसमें हम और भी पढ़ेंगे, लाइक जो नेक्स्ट मॉड्यूल है 7 मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल हमारा वो है मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस में प्री एक्टिव मेजर होता है जिसे पोस्ट एक्टिव भी कहते हैं, रिएक्टिव मेजरमेंट। तो प्री एक्टिव मतलब हम जितने भी ये सारे हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए बातें करते हैं सारे के सारे, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, ऑडिट हो गया, ये सारे प्री एक्टिव है। उसके बाद अगर हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं एक्सीडेंट की, तो ये प्रोएक्टिव, ये रिएक्टिव है एक्चुअली। तो प्री एक्टिव एंड प्रोएक्टिव सेम होता है, रिएक्टिव डिफरेंट होता है। तो हम ऐसा समझ लें प्री एक्टिव एंड प्रोएक्टिव एक्सीडेंट से पहले का एंड रिएक्टिव एक्सीडेंट के बाद का। सो हमें परफॉर्मेंस मेजर करना होता है। सो परफॉर्मेंस मेजर हम अपने लाइफ में हर समय करते हैं, हम आई मीन एजुकेशन में भी करते हैं, अपने स्टॉक मार्केट में करते हैं, अपने ईयरली अप्रेजल में हम करते हैं। तो ये सारे परफॉर्मेंस मेजर के हैं काम। तो जिस तरह इसको आयुष ने बड़े अच्छे से समझाया है, एक फुटबॉल मैच के थ्रू समझाया है कि कैसे हम मेजरमेंट करेंगे एंड हमारी जो मेजरमेंट टीम होगी वो कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आयुष एंड पर्टिकुलरली एक एक करके जब मॉड्यूल की हम बात करेंगे, अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा हर मॉड्यूल का, उसमें हम सीखेंगे, लर्न करेंगे कि हर मॉड्यूल में क्या, उस मॉड्यूल्स में क्या क्या कहा जाता है। सो गाइज, ये जो आपको मैंने अभी बताया सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ iOS MS है। इस सारे मॉड्यूल्स की मैंने बात की, 7 मॉड्यूल्स हैं, 7 मॉड्यूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना उसकी बात मैंने की। एंड आई होप इससे आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें एंड देन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नई वीडियो आएगी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं एंड देन लाइक भी करें एंड अप्रिशिएट करें। सो फॉर टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।